गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक मॉडल प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट जिसे आप बोल सकते हैं, मॉडल पेपर इसे बोल सकते हैं। तो ये हम आपके लिए डिस्कस करेंगे और इसमें हम पूरे क्वेश्चन करेंगे 25। हो सकता है एक दो क्वेश्चन कट जाएँ, बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैंने PDF में जो शायद हो सकता है 23 से स्टार्ट है, तो दो क्वेश्चन आपके 21 और 22 कट गए हो, राइट। बट कोई बात नहीं, आप अज्यूम कर लेना अपना स्कोर है जो 23 में से। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। ऑप्शन है आपके पास अनुदैर्ध्य तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें और अप्रगामी तरंगें। तो इनमें से आपको अपना आंसर चूज करना। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट को पूरा देखना, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, नेवी, SSR के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपने चूज कर लिया होगा। अपना राइट आंसर क्या है? अप्रगामी तरंगें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है। अब यहाँ पर आपको एग्जैक्टली द्रव्यमान नहीं दिया हुआ, उसकी कोटि आपको दी हुई है, यानी कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इनमें से आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं 1.67 इंटू 10 इज द पावर -27 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.67 इंटू 10 इज द पावर -27 किलोग्राम। ये किसका द्रव्यमान होता है? ये होता है न्यूट्रॉन का, राइट। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का वेग 9 इंटू 10 इज द पावर 15 मीटर अपॉन सेकेंड है। किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर गति की प्रारंभिक दिशा में इसमें 3 गुना 10 की पावर 15 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस वेग में निम्न में समय दुगना हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन को एक बार समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। क्वेश्चन में क्या दिया, क्या क्या आपको गिवन है। सबसे पहले गिवन देखो, आपको इसमें v दिया हुआ है, यानी कि वेलोसिटी 9 इंटू 10 इज द पावर 15 मीटर अपॉन सेकेंड। उसके बाद आपको इसमें क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, ठीक है। प्रारंभिक दिशा में इतना ये तुरंत उत्पन्न कर रहा है। तो उसमें कहा कि वेग में निम्न समय में दुगुना हो जाएगा, यानी कि कितने समय में जो वेग है वो आपकी वेलोसिटी है जो आपकी वो 2 टाइम हो जाएगी, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ गिवन है, यानी कि देखिए आपकी जो प्रारंभिक वेग है वो भी आपको दिया हुआ है, अंतिम वेग है वो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है? इसमें आपको फाइंड करना है टाइम। अब आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमें इसमें फाइंड, यानी ये वाला इक्वेशन इसमें यूज करना है, ठीक है। तो अब आपको देखो कि क्या क्या इसमें आपको दिया हुआ है। तो u आपको दिया हुआ है, v आपको दिया हुआ है, a आपको दिया हुआ है, करना क्या? फाइंड है आपको t। तो यहाँ से t आप इजीली फाइंड कर सकते हैं और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। v की वैल्यू आपको 2 टाइम्स लेनी है। उसने बोल दिया कि उसको हमें कितने समय में क्या करना है? 2 टाइम्स करना है। तो t की वैल्यू यदि मैं बात करूँ, अब मैं यहाँ पर इसे सॉल्व नहीं कर सकता, बाकी आप इसमें वैल्यू पुट करके खुद से सॉल्व कर लेना। आगे ईजी है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसमें बता दिया। तो 3 इंटू 10 इज द पावर -10 सेकेंड आपका इसके अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी हुई वस्तु को देख सकता है, उसे निम्न में से किस क्षमता के लेंस की सलाह दी जानी चाहिए। तो देखो 40 से अधिक, इसका मतलब समझो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसमें क्या दिया हुआ? आपको लेंस दिया हुआ है, राइट। लेंस दिया हुआ, तो लेंस का आपको फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें आपको लेंस वाला ये फॉर्मूला लगा देना है। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ आगे मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपको कितनी हुई है? 40 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसमें आपको देखना है कि u की वैल्यू क्या होगी, ये आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे आप फाइंड करोगे u की वैल्यू? तो देखो मिनिमम तो उसके लिए कितना है? 40 सेंटीमीटर, राइट। लेकिन अधिकतम दूरी तक कहाँ तक वो देख सकता है? कहाँ तक देख सकता है? 40, यानी कि 40 सेमी से अधिक दूरी पर। तो आपके लिए जो u की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। इस चीज़ को ध्यान से समझो, ठीक है। और ये आपका किस में होगा? माइनस में होगा, ठीक है। माइनस में होगा लेंस के लिए।
तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/40, जो कि माइनस में होगा, माइनस 1/, ये आपका कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, ये कितना हो जाएगा 0। देन f की वैल्यू कितनी -40, ये f की वैल्यू -40 हो गई तो p इज। सो फ्रेंड्स इसके बाद जब आप इसे देखिए 1/40 आपका आ जाएगा माइनस में, और ये f की वैल्यू कितनी है आपके पास 40, ये 40 f की वैल्यू आ जाती है माइनस में। और जब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है, p इज इक्वल टू 1/f होता है। तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट आप जब करोगे तो 1/ इसे आप लिखोगे 0.04, राइट, और ये 0.25 आपके पास आंसर आपका आ जाएगा डायोप्टर में, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी। थोड़े लेंदी क्वेश्चन जरूर है, बाकी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने का समय क्या होगा। भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं उनका जो परिक्रमा करने का समय है वो क्या होगा। तो ध्यान से समझो एक कॉन्सेप्ट को, भू स्थिर जो उपग्रह हैं उनका जो आवर्तकाल है वो पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। ध्यान रखना हमेशा, भू स्थिर जो उपग्रह है उनका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भाप इंजन होता है बाह्य दहन प्रकार का होता है या अंतः दहन होता है या दोनों प्रकार का होता है या इनमें से कोई नहीं। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था, ठीक है, 28 है जो हमारा, ये हो जाता है बाह्य दहन प्रकार का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एनडीए के अंदर आया, एयरफोर्स के अंदर आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा प्रथम सेकंड, द्वितीय सेकंड और तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें दूरी दी हुई है, तो न्यूटन की गति का कौन सा इक्वेशन लगाना होगा आपको, सेकंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT², ठीक है, ये आपने यहाँ पर इसको यूज़ किया। अब आपको देखिए इनिशियल जो वेलोसिटी है u की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0, कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पर जो फाइनली मैं बात करूँ कि nवे सेकंड के लिए, किसवें सेकंड के लिए, एनवे बोल लो या इसे टीवे बोल लो या इसे आरवे बोल लो, जो भी आप बोलना चाहो, मैं इसे मानूंगा कि nवे सेकंड के अंदर जो तय की गई दूरी है उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। तो वो बनेगा आपका SN इज इक्वल टू 2n-1, ठीक है। यदि मैं रेशो की बात करूं, ठीक है, यदि मैं रेशो की बात करूं तो आपका ये बनेगा। यदि मैं रेशो की बात नहीं करूं तो इसका जो 1/2 है वो भी आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा, राइट। तो इस फॉर्मूले के अंदर आप रख सकते हैं। यदि आपको रेशो चाहिए ओनली तो आप 2n-1 इसमें n की वैल्यू पुट करते चलिए और आपका रेशो निकलेगा। देखिए कैसे, मैं पहले सेकंड के लिए निकालता हूँ तो कितना जाएगा 1, राइट। दूसरे सेकंड के लिए निकालूंगा कितना जाएगा, 2 दूनी 4 में से गया 3। तीसरे सेकंड के लिए निकालूंगा 2 से 6 में से गया कितना हो जाएगा 5, राइट। तो ये आप इसे रेशो निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, 2n-1। आपको ओनली इतना सा इसके अंदर अज्यूम करना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अधिक वाला प्रकाश तरंग दैर्घ्य कौन सा होगा। अब ध्यान से समझना, जो लाल रंग का प्रकाश होता है आपने सुना होगा कि उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, वेवलेंथ है जो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर आपको सिखाया लाल रंग का जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य से अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है। तो सबसे पहले कोई एक कॉन्सेप्ट समझो, जो आपका होता है गामा किरणें होती हैं, उसके बाद आपकी आती है एक्सरे, पराबैंगनी प्रकाश, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो। इस तरह से मैं बात करूं तो रेडियो जो तरंग दैर्घ्य उनकी जो वेवलेंथ है यानी कि तरंग दैर्घ्य वो सबसे ज़्यादा होती है, राइट। गामा की सबसे कम होती है। प्रकाश तो मैं बात करूं तो बीच में आता है, गामा, एक्सरे, पराबैंगनी प्रकाश, ठीक है। उसके बाद अवरक्त होती है, उसके बाद सूक्ष्म होती है, उसके बाद रेडियो होती है। यानी कि देखो इसने बोला लाल रंग, तो रंग की यदि हम ये कलर की बात करें तो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन इसने प्रकाश से भी आगे पूछ लिया, तो प्रकाश का क्रम क्या होगा, ध्यान से देखना। ये प्रकाश का क्रम होगा गामा, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद पराबैंगनी प्रकाश, अवरक्त यानी अवरक्त, इंफ्रारेड, सूक्ष्म, रेडियो। इस तरह से आप लगा लीजिए। तो ये तो आपका यहाँ पर आता है प्रकाश, यानी कि मैं इसे एल से डिनोट कर देता हूँ, और ये आता है यहाँ पर इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड का इससे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। देखो सबसे पहले देखो जो आपका पराबैंगनी है ये भी पहले ही हो गया,
एक्स किरणें ये भी पहले ही हो गए, यानी इनका कम है। और ये दृश्य प्रकाश तो इसी के अंदर आ जाता है। तो अवरक्त प्रकाश है जो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न को मापने के लिए सेक्सटेंट यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक यंत्र है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी वस्तु होती है, उसकी ऊंचाई को जब हम नापते हैं तो इसका यूज हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? 32। जब दो वस्तुओं को जल में डुबोया जाता है तो उनके भार में समान मात्रा में कमी आती है। उन दोनों पिंडों के निम्न समान होंगे, क्या समान होंगे? तो देखो फ्रेंड्स, D इज इक्वल टू क्या होता है? M/V होता है, राइट। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके हो जाएगा V के, यानी कि द्रव्यमान है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली किसके हो जाएगा? आयतन के। ठीक है, वॉल्यूम के। अब यहाँ पर आपको देखो, जब दो वस्तुओं को जल में डुबोया जाता है तो उनके भार समान है, यानी कि भार समान है तो मैं कह सकता हूँ कि द्रव्यमान भी उनका समान होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान और भार थोड़े थोड़े से सेम है, अलग है वैसे, लेकिन यहाँ पर मैं इन्हें द्रव्यमान को भार के रूप में मान लेता हूँ। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। तो इसमें जब कमी होगी तो आयतन में भी कमी होगी कि नहीं होगी? आयतन में भी समान कमी होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा कि आयतन यहाँ पर आपका कम हो जाएगा, घनत्व में कमी नहीं होगी, घनत्व में वृद्धि होगी, राइट, क्योंकि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न यंत्र के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। किस यंत्र के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण है जो वो विद्युत ऊर्जा में किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं राइट आंसर के रूप में बात करूँ तो ये क्या होता है आपका? थर्मोकपल। क्या होता है? थर्मोकपल। ठीक है, वोल्ट मीटर, अमीटर, हाइड्रोमीटर, इन सभी के बारे में आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 न्यूटन का बल 4 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, अतः निम्न में से कौन सा बल 10 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करेगा? जिन लोगों ने लास्ट टाइम एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम दिया था, जो फर्स्ट डे एग्जाम हुआ था, फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लेकिन ये एज इट इज़ नहीं था। अब देखो, वैल्यूज हैं जो चेंज होती रहती हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स इसे छोड़कर आ गए थे, कुछ गलत करके आए थे, उसमें कुछ ऑप्शन आपको ऐसे दिए होते, मैं आपको समझाऊंगा। अब स्टूडेंट्स ने क्या सोचा कि 12 न्यूटन का बल और 4 मीटर पर सेकंड के लिए लग रहा है तो त्वरण उत्पन्न करा, कोई दिमाग नहीं लगाया और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 48 आ गया, राइट। यहाँ पर आपको 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, यदि यहाँ पर 4.8 दिया होता तो आप डायरेक्टली 4.8 क्लिक करके चले आते, लेकिन ध्यान रखना ये न्यूटन बल है और ये आपका क्या है? द्रव्य, सॉरी, त्वरण है। आपसे क्या इसमें आपको क्या कांस्टेंट रखना है? तो देखिए, सबसे पहले आपको F इज इक्वल टू ये ma वाला फॉर्मूला इसमें यूज करना है। तो आपको मास इसके अंदर कांस्टेंट रखना है, तो F/A क्या रखना है? F/A। तो 12 न्यूटन का बल है, 4 मीटर पर सेकंड के उस वेग से आप इसे लगा रहे हो, तो कितने का आ गया ये 3 आपको सॉरी 3 किलोग्राम का ये पिंड हो गया। ठीक है, तो ये पिंड भी आपका 3 किलोग्राम का ही होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर 3 किलोग्राम का पिंड कब होगा? जब आपका 10 या 30 न्यूटन का बल उसके अंदर लगाया जाएगा। ठीक है, तो इतना सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबलता हुआ जल भाप में बदल रहा है, इसका इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले विशिष्ट ऊष्मा देखिए, H इज इक्वल टू आपका क्या होता है? H इज इक्वल टू होता है MS डेल्टा थीटा। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर डेल्टा थीटा की वैल्यू है वो आपको यहाँ पर 0 गिवन है। कितनी गिवन है? 0, यानी कि गिवन नहीं है, आपको सोचना है इसके अंदर क्या वैल्यू फाइंड क्या हो रही है? 0। अब आगे देखो, आगे उसने क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन के अंदर, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? तो विशिष्ट ऊष्मा आपसे पूछी है, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब हम इसे लिख देंगे H अपॉन कितना लिख देंगे? M डेल्टा थीटा, इसकी वैल्यू 0, तो ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम निम्न वैज्ञानिक ने प्रकाश के वेग को मापा था। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के वेग को मापा था? तो रोमर के द्वारा सर्वप्रथम प्रकाश के वेग को मापा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट 4 सेकंड में 4 गुणा 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन किसी लैंप से होकर गुजरते हैं, तो लैंप में प्रवाहित होने वाली धारा की वैल्यू क्या होगी? तो देखो, Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? IT। Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? IT। I इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? Q अपॉन T।
क्यू की वैल्यू आपको क्या दी हुई है ना, जो भी आपको यहाँ पर दी हुई है आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखने देखिए, जैसे मैंने लिखा इसको I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो आपके पास आपने देखा आवेश तो यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है एन ई, क्वांटम का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू क्या होता है एन ई, तो N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 4 गुना 10 की पावर 20 और E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, 1.6 इंटू 10 इज द पावर -19 कूलम। तो इसमें आप जब मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड किसका करोगे, 1 मिनट 4 सेकंड यानी कि 64 सेकंड का आप इसके अंदर डिवाइड करोगे, तो आपका राइट आंसर है जो आपके सामने आ जाएगा और इजीली ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1 एम्पियर आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो लाल, पीला और लाल, हरा और नीला, ये आपके पास कलर इसके अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल, हरा और नीला होता है, पीला कलर प्राथमिक कलर के अंदर इंक्लूड नहीं होता। निम्न की प्रक्रिया द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण है जो रासायनिक ऊर्जा में, तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसके अंदर प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही देखने में आपको क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर बताऊंगा और आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। ध्यान से देखना, क्वेश्चन पढ़ने में उलझ जाओगे और आप सोचोगे कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान से देखो, विरामावस्था में 9 किलोग्राम का एक बम विस्फोट होकर उसके टुकड़े हैं वो 3 किलोग्राम और 6 किलोग्राम में हो जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बात करूँ सबसे पहले आपके मास की, m1 और रेशो किसका, m2 का। 9 किलोग्राम का है 3 किलोग्राम और 6 किलोग्राम के 2 खंडों में टूट जाता है, यानी कि अनुपात कितना है, 1:2। यहीं पर देखो, यदि मैं वेलोसिटी का रेशो निकालूं, वेलोसिटी का रेशो निकालूं तो 2:1 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वेलोसिटी का जो रेशो है वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं रेशो m1 रेशो m2 की बात करूँ तो 1:2 है, राइट। यदि मैं यहीं पर वेलोसिटी की बात करूँ v1 और v2 की, ध्यान से देखना, तो 2:1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। अब यहाँ पर बस ये कॉन्सेप्ट यदि आपके समझ में आ गया तो अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब आगे देखो, उसमें क्या कहा है कि जो 3 किलोग्राम वाला पिंड है उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 216 जूल है, तो 6 किलोग्राम वाले पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो गतिज ऊर्जा E है जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी v² के, राइट। 1/2 mv² होता है कि नहीं होता, बोलो। सो फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, 1/2 आपका क्या होगा, mv², ठीक है। यहाँ पर मैं इसे m1 और v1 मान लेता हूँ, उसी बात 1/2 m2 v², ठीक है। यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, m1 और m2 का अनुपात कितना आ गया आपके पास, 1:2, ठीक है। और v1 और v2 का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ कितना, 4:2 में, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब सॉरी यहाँ पर ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, फाइनली आपके पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपके पास, यहाँ पर आधी हो जाएगी। अब ये आपको कैसे करना होगा, देखिए यहाँ पर हम निकाल रहे थे E1 और रेशो में क्या निकाल रहे थे हम, E2, ठीक है। तो ये कितना आ रहा था मेरे पास, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि गतिज ऊर्जा है वो पहले से क्या हो जाएगी, आधी। तो गतिज ऊर्जा में 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो 108 आपके पास राइट आंसर के रूप में आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस इसमें सबसे पहले आपको m1 और रेशो m2 निकालना है, 1:2 है, फिर 2 आपके पास 1 आ जाएगा किसका, v1 और v2 का। v1 और v2 आ गया, m1 और m2 आ गया, किसमें फॉर्मूला पुट कर देना, E1/E2 इज इक्वल टू 1/2 m1 v1², 1/2 m2 v2², ये फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है और वैल्यू आपके पास आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ब्रह्मांड के निर्माण में संबंधी बिग बैंग का सिद्धांत क्या है। तो ये मैं पहले ही ऑप्शन के अंदर यदि आपको करूँ तो इवोल्यूशनरी सिद्धांत आपका ये बिग बैंग थ्योरी है, राइट।
घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य। नेवी डबल एक एग्जाम के अंदर जो अभी एग्जाम हुए 10 से 15 दिन पहले, उसके अंदर पूछा गया था घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य होता है। तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ था। तो यहाँ पर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। 43 क्वेश्चन आपके लिए, ए और बी दो पिंड जल में इस तरह तैर रहे हैं कि एक आयतन 9/10 आयतन बी के आयतन का 2/3 पानी के भीतर है, तो ए और बी के घनत्व का अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आंसर इसका सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी पिंड के संवेग में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, पिंड के संवेग में यदि आप कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हो, 50% की वृद्धि कर रहे हो। देखिए गतिज ऊर्जा के लिए यदि हम बात करूं तो E = P²/2m होता है ना। तो देखो यहाँ पर मैं बात करूं पॉइंट की, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P² के। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को ऐसे समझाऊंगा कि आपको कोई गलती इसके अंदर नहीं होगी और शायद आप इसमें कोई आगे फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओ। देखो 50% बढ़ा दिया, ध्यान से देखना। मैंने माना कि पहले उसका संवेग कितना था, 100, ठीक है। ऐसे मान लीजिए, चाहे ऐसे मान लीजिए कि पहले उसका संवेग कितना था, 10 था। 50% की मैंने वृद्धि कर दी तो संवेग कितना हो गया, 15। कितना हो गया संवेग, 15। अब जब पहले संवेग जब 10 था तो गतिज ऊर्जा कितनी रही होगी, 100। भाई गतिज ऊर्जा 100 रही होगी। और जब उसका संवेग 15 था तो गतिज ऊर्जा कितनी रही होगी, 225। कितनी रही होगी गतिज ऊर्जा, 225। अब देखो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है, वो 100 से लेकर 225 तक बढ़ी। इसका मतलब 125% आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ गई है। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया। कोई आपको इतना इजी नहीं बताएगा, फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसमें अब आपको एक बार परसेंटेज आना होगा जब आप इसे सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पर आपको कोई भी कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ी। आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके निम्न में से क्या परिवर्तन होता है। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन हो रहा है। सो फ्रेंड देखिए, यदि मैं बात करूं तो चाल की यानी कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो आपकी बदलेगी ही। तो यहाँ पर तो आपको नहीं दिया, लेकिन कई जगह आप ऑप्शन उड़ा सकते हैं, लेकिन इसमें चाल सभी में बदलती हुई दिखा रही है। अब आवृत्ति नहीं बदलती है, क्या नहीं बदलती है, आवृत्ति अपवर्तन के अंदर बदलती है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट मार जाते हैं, तो ऑप्शन सी रह जाता है, तरंग दैर्ध्य और चाल आपके चेंजेंट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने 23 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितना आपका विद नेगेटिव मार्किंग स्कोर रहा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।